देख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अप फ्रंट। मैं हूं ज़फ़ीर गनी। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें कामयाब, अबनाए हुर्मस बहाल, फील्ड मार्शल की बड़ी कामयाबी। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया वज़ीर आज़म, शुक्रिया फील्ड मार्शल। अमरीकी सदर का पैगाम। अन माइदा वफूद की इतवार को इस्लामाबाद आमद मुतवक्के है। माइदा तय पाने के बाद इस्लामाबाद जा सकता हूँ, लेकिन अभी हतमी फ़ैसला नहीं किया सदर ट्रंप। वफाकी दारुल-हुकूमत में गैर मामूली इंतज़ामी इक़दाम, अमन सफारतकारी में पाकिस्तान का किरदार बहुत ही शानदार रहा और यही वजह है कि आज दुनिया सुख का सांस ले रही है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में वाज़े कमी नज़र आई और उसकी बड़ी वजह बनी पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें रंग ले आई और अपना हुर्मस जो है अब मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। ये सब कुछ होता रहा पिछले कई दिनों से और क्यों ना होता, इसमें कोशिशें थी पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की कोशिशों की वजह से और हमारी पूरी जो मुफाकी टीम थी उनकी कोशिशों की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ। इस पूरे अमल में अगर हम देखें तो पिछले कई दिनों से कयास आराइयाँ थीं और ख़ास तौर पे जब ये डेडलॉक बरकरार थी, डेडलाइन आखिरी 90 मिनट रह गए थे और उन 90 मिनट में गेम चेंजर साबित हुई पाकिस्तान की कोशिशें और मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ। इस्लामाबाद टॉक्स ने पूरी दुनिया की तारीख़ बदल कर रख दी और न सिर्फ आलमी तारीख़ में पाकिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट किरदार, बल्कि तीसरी आलमी जंग जो कि 90 मिनट की दूरी पे थी, उस जंग के ख़ात्मे के लिए और दुनिया को अमन की तरफ वापस लौटाने में पाकिस्तान का कलीदी किरदार रहा और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की इन काविशों की मोतरिफ़ है। नाज़रीन, ये आज की नहीं, पिछली तकरीबन 3 दहाइयों की कहानी है। पाकिस्तान हमेशा से अमन का दाई रहा, पाकिस्तान अमन की बात करता रहा और पाकिस्तान ने ये कर दिखाया इस दफ़ा भी। माजी में आपको याद होगा दोहा टॉक्स हुई और उस वक्त का मामला था चूँकि अफ़गानिस्तान के वाले से और अफ़गानिस्तान में अमन बहाली सबसे बड़ा चैलेंज था। उस वक्त पाकिस्तान का किरदार था। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जानों का नजराना पेश किया, जिसमें हमारे फोर्सेस के लोग शहीद हुए, सिविलियंस शहीद हुए, आम शहरी और हत्ता के स्टूडेंट्स ने और जो मदारिस के बच्चे थे उन्होंने जान की कुर्बानियाँ दी और उन कुर्बानियों की मरहून मिन्नत आज ये अमन बहाल हुआ और पाकिस्तान की कोशिशों को पूरी दुनिया शक से निगाह से उस वक्त देखती थी। वक्त ने एक बार फिर करवट ली और देखते ही देखते पाकिस्तान अमन का गहवारा बना और पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार अदा किया और आज पूरी दुनिया जो इस वक्त सुख का सांस ले रही है और पूरी दुनिया की जो इकॉनमी थी वो कोलैप्स कर रही थी और उसकी बुनियादी वजह थी तेल की कीमतें, चूँकि इकॉनमी क्रैश कर गई थी। आज जब ये अमन बहाल हुआ और इस अमन बहाली का क्रेडिट ज़ाहिर है पाकिस्तान को जाता है और उसकी बड़ी वजह पाकिस्तान की आलमी सतह पे जो सफारतकारी थी, ख़ास तौर पे पूरी मिडल ईस्ट के अमन अमान को बहाल करना, फिर दोनों ममालिक को ख़ास तौर पे ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की टेबल पर लेकर आना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। इस चैलेंज को फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर की टीम ने इस चैलेंज को कबूल किया और आज हम देख रहे हैं कि पिछले 3 दिन से मुसलसल पाकिस्तान जो है वो कोशिशों में था। इसमें सऊदी अरब हो या ईरान हो, बाकी खलीजी रियासतें हों, उनके साथ बैकडोर रवाबित हो रहे थे। चीन का इम्पोर्टेंट रोल था, चीन को ऑन बोर्ड लेना और फिर रशिया के साथ कोऑर्डिनेशन करना। खित्ते में जहां पाकिस्तान अमन की बात कर रहा था वहां भारत की तरफ से पूरा प्रोपेगेंडा किया गया। न सिर्फ भारत बल्कि इंटरनेशनल फोरम्स भी कुछ इस तरह के थे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। इन तमाम महाज पे डटकर पाकिस्तान खड़ा रहा। पाकिस्तान की एक बेहतरीन हिकमत अमली सामने आई और पिछले हफ्ते शानदार जो मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ और उन मुज़ाकरात की रोशनी में आज हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात का दूसरा राउंड शुरू होने जा रहा है। इतवार को ये मुतवक्को है और इसमें ये एग्रीमेंट, जिस एग्रीमेंट की हम उस वक्त बात कर रहे थे, वो अब साइन होगा। इस एग्रीमेंट की के बाद अब कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुमकिन तौर पे इस्लामाबाद का दौरा कर सकते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आते हैं और विटनेस करते हैं इस तारीख़ी अमन मायदे को, तो ये पाकिस्तान की
तारीख में और पाकिस्तान की सफारती तारीख में एक बहुत बड़ा संग मील होगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं भी आते, लेकिन ये क्रेडिट अब पाकिस्तान को मिल चुका है, चूँकि पूरी दुनिया में और इस वक्त पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो उसकी नज़रें इस्लामाबाद के ऊपर हैं, वो पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं। और पाकिस्तान जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि पिछली 3 दहाइयों से अमन के लिए कोशिशें कर रहा था, वो 30 दहाइयों का और वो इंसानी जानों का ज़िया, जो माली तौर पे पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ, पाकिस्तान को ट्रबल मेकर कहा जाता था, पाकिस्तान को ड्यूल नेशन कहा जाता था, क्या कुछ इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर नहीं लगे, लेकिन उन तमाम इल्ज़ामात का जवाब आज पूरी दुनिया को मिला और पाकिस्तान ट्रबल मेकर से पीस मेकर बना। और न सिर्फ पीस मेकर बना बल्कि ग्लोबल पीस मेकर बनकर इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है। और पूरी दुनिया के अखबारात, मीडिया, डिजिटल मीडिया पाकिस्तान का मोतरिफ़ है, पाकिस्तान की इन कोशिशों का मोतरिफ़ है। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की लीडरशिप को, मिलिट्री लीडरशिप को, सिविलियन लीडरशिप को और पाकिस्तान के अवाम को। इस पूरे अमल में अगर हम देखें तो ये सिर्फ इस खित्ते ही नहीं बल्कि इस्लाम की बका की जंग भी थी। और जिस तरह ईरान ने रिटेलिएट किया और जिस तरह ईरान खड़ा रहा और एक ज़बरदस्त मुकाबला किया अपने से कहीं गुना बड़े दुश्मन का, और उसको नी डाउन किया सही मानों में अगर हम देखें। और आज अपनी शराइत के ऊपर ईरान ने इन तमाम मामलात को और जो मुतालबात थे उनको ऑन टेबल किया। वो अमेरिका जो धमकियां दे रहा था कि हम पत्थर के ज़माने में धकेल देंगे और हम रातों रात 48 आवर्स के अंदर अंदर इस तहज़ीब को मिटा देंगे, वो तहज़ीब आज पूरी दुनिया में बिल्कुल चमकते दमकते सितारे की मानत चमक रही है। और अपने आबोताब के साथ इस वक्त पूरे आलमी मंजर में, और फिर उसी लीडरशिप के साथ ख़ुद अमेरिका को बैठना पड़ रहा है। और ज़ाहिर अब हतमी इसका जो इलामिया है, एग्रीमेंट है, वो साइन होगा, उसकी जो शराइत हैं आलमोस्ट वो भी मुकम्मल हो चुकी हैं। आखिरी जो नोक पलक होती है वो सवारी जा रही है और उसके बाद ये एग्रीमेंट होगा अगेन इस्लामाबाद में। और इस्लामाबाद फिर पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़, जैसे हमने पहले भी कहा, अब भी बना हुआ है। और ये वो वक्त है पाकिस्तान की ऊंची उड़ान का। और पाकिस्तान को इस वक्त एक ज़बरदस्त इसी तरह की इस मोमेंटम को आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, इंटरनेशनल फोरम्स को बेहतर इंगेज करने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान इस पूरे खित्ते में और न सिर्फ इस खित्ते में बल्कि आलमी दुनिया में एक मैन पिलर बनकर सामने आया है, नया प्लेयर बन के सामने आया है। और अब इस किरदार को कंटिन्यू करना है, इस लेगेसी को कंटिन्यू करनी है। इसके ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ पैनलिस्ट भी मौजूद हैं। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पैनलिस्ट से जानेंगे कि पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी तारीखी फ़तह है और कामयाबी है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक। मैं एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें कामयाब हो गई, अबनाए हुर्मुज़ बहाल, फील्ड मार्शल की बड़ी कामयाबी। सदर ट्रंप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया उन्होंने, और उनके शख्सियात के मुख्तलिफ हैं, और ईरान का भी साथ साथ उन्होंने शुक्रिया अदा किया। अब फाइनल इस ड्राफ्ट की तैयारियाँ हो रही हैं, एग्रीमेंट तैयार होगा, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान विज़िट करें। ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी कामयाबी होगी। और अब चूँकि अमन बहाल हो चुका है, सालिसी की कोशिशें कामयाब हो चुकी हैं, पाकिस्तान ज़ाहिर है इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आखिरी 90 मिनट जब दुनिया जंग की तरफ देख रही थी, पाकिस्तान ने अमन का दिया जलाया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को इसमें कामयाबी मिली और तीसरी आलमी जंग से दुनिया बच गई, और एक जो माशी बहरान था उससे भी दुनिया बाहर आ गई। इस पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है जनाब हसन हाशमी पीरज़ादा साहब ने, माहिर आलमी अमूर हैं। हाशमी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। अस्सलाम वालेकुम। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अलाउद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर अस्करी अमूर के, थ्रू आउट इस जंग में हमारे साथ पैनलिस्ट के तौर पे रहे। ब्रिगेडियर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको अभी शो में।
जी, थैंक यू। मिर्ज़ा साहब किस तरह देखते हैं ये एक बड़ी कामयाबी है। अभी हमने देखा कि सदर ट्रंप के बयानात आए, वो फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ईरान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और ज़ाहिर शुक्रिया बनता भी है। एक तीसरी बड़ी जंग की तरफ चूँकि आलमोस्ट चीज़ें सेटल हो चुकी थी, वहाँ से पीछे हटना, फिर अमन बहाल होना और इतनी बड़ी कामयाबी, किस तरह देख रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को? ये सिनेरियो अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल तो बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट भी ठीक है, ऑल सेट फॉर अ फाइनल राउंड ऑफ टॉक्स, और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह उसमें जो चंद 2-3 इश्यूज हैं उन पे काफी पेशरफ्त हो चुकी है। उसमें बिहाइंड द कर्टन्स काफी उसमें मामला तय पा चुके हैं। फील्ड मार्शल का ईरान का तेहरान का दौरा भी इसी सिलसिले की कड़ी है। उसके बाद भी आपने देखा ईरान ने आज आपने हुर्मुज़ भी खोल दिया है। प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा है 3 कंट्रीज का, वो भी इसी सिलसिले में अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी दोनों का करीबी राब्ता हर वक्त मौजूद है। तो ये एनवायरनमेंट तो बहुत आइडियल है किसी भी पीस डील के लिए। लेकिन आप जैसे डिस्कस कर रहे हैं, ये एनवायरनमेंट ऐसे नहीं क्रिएट हो गए, इनके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ी है मुसलसल लास्ट 50 डेज की, स्पेशली जो पाकिस्तान ने एफर्ट की, और राइटली सो। अगर आज अमेरिकी सदर बार बार पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो वो शुक्रिया बनता है, क्योंकि पाकिस्तान की क़यादत ने एक ऐसी जंग रुकवाई है जिसके अंदर पूरा पोटेंशियल था कि वो न सिर्फ खत्ते बल्कि दुनिया को अपने लपेट में ले आती, और इसकी तबाही का किसी को अंदाजा भी नहीं है। लेकिन जितनी देर ये जंग रही है, ईरान का तो जो उसमें नुकसान हुआ ही हुआ है। आप देखें कि इसराइल का भी बहुत नुकसान हुआ है, मीडिया से छुपाते हैं, किसी को बताते नहीं है। फिर जो सबसे नुकसान जो है कि मौशी तौर पर दुनिया में एक हलचल थी, ऑयल की कीमतें कितनी ऊपर चढ़ गई, स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई, एविएशन इंडस्ट्री नियर टू टोटल क्रैश है, उसके अलावा इन्फ्लेशन कितनी बढ़ गई। तो कहने का मकसद ये है कि इतना बड़ा ये एक खतरनाक सिचुएशन थी, ये सिचुएशन से निकल के अभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि हर कोई अभी ये अंदाजा लगा रहा है कि नेक्स्ट 2-3 डेज में इस्लामाबाद में दोनों ममालिक पाकिस्तान के सालिसी में इकट्ठे होंगे, और इंशाल्लाह हम किसी ऐसे नतीजे पर, ऐसे मुआहदे पर पहुंचेंगे जिसके नतीजे में इस खत्ते में बिलखसूस और ओवरऑल दुनिया में अमन आएगा। और ये इतना पुराना ईरान और अमेरिका की 47 ईयर्स की जो एनिमिटी है वो किसी इख्तिताम को पहुंचे, किसी तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। और तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि जो भी शुक्रिया अदा कर रहा है अमरीकी सदर तो कर ही रहे हैं, और उनसे शुक्रिया या उनसे शाबाश लेने को इतना आसान काम नहीं होता। लेकिन दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं, जो दुनिया के जो बड़े बड़े बिग कंट्रीज हैं, पावर हाउसेज हैं, उनके जो सरबराहान हैं, उनके जो हेड ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स हैं, उनकी तरफ से भी बार बार जो पाकिस्तान के लिए इस तरह के जो कॉम्प्लीमेंट्री किस्म के जज्बात का इजहार किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल कोई शक नहीं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हसन हाशमी पीरज़ादा साहब, आप किस तरह देखते हैं ये, जिस तरह भी ब्रिगेडियर साहब भी फरमा रहे थे, और ज़ाहिर है बहुत बड़ी कामयाबी है, और इस कामयाबी को भी पिछली 3 दहाइयों से हमने ये कुर्बानियाँ दी हैं, हम अमन की खातिर कुर्बानियाँ दे रहे थे, कोशिशें जारी थीं, पाकिस्तान को तरह तरह के इल्काबात से नवाजा जाता था, लेकिन ट्रबल मेकर से पीस मेकर, और न सिर्फ पीस मेकर बल्कि ग्लोबल पीस मेकर बनकर उभरा है पाकिस्तान। किस तरह देखते हैं आप? आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो हमेशा एज अ ट्रबल मेकर देखा जाता था, हमसे हमेशा नेगेटिव न्यूज़ जो है वो एसोसिएट की जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द लास्ट 1.5 ईयर पाकिस्तान ने बहुत जो है वो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर अपने आप को जो है वो टर्न अराउंड किया है, और उसकी जो है वो वाज़ेह मिसाल आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के हर चैनल, हर थिंक टैंक के अंदर जो है वो लिया जा रहा है। इसके अंदर जो ऑब्वियसली जो रोल है वो करंट गवर्नमेंट, करंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर और उनकी जो टीम है पूरी, उनका जो वर्कआउट है ये उसी की बदौलत जो है वो ये चीज़ें मुमकिन हुई हैं। इस वक्त देखने से ये है ताल्लुक़ रखता है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ईरान का जो विजिट है उसने बहुत सारी चीज़ों को जो है वो आयरन आउट किया है। लास्ट टाइम आई थिंक सो जो सीज फायर की कॉल दी गई थी उसके साथ ही जो है वो मुआहदा जो है वो करने के लिए जो दोनों टीम्स आई हैं, तो मे बी जो बहुत सारी चीज़ जो उसके नुकात थे वो आयरन आउट नहीं हो सकते। इस दफ़ा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो इतना ब्रेव मूव है ईरान जाना,
इस ऑल्थो सीज फायर मौजूद है, लेकिन उसके दरमियान में भी एक जंग की हालत में मुल्क में जाना, उधर जाके उनकी तमाम टॉप टीयर लीडरशिप के साथ मिलना और हर चीज को आयरन आउट करना, और उसके साथ यूएस के ऊपर वो दबाव डाल के इसराइल और लबनान की जो सीज फायर है उसको जो है वो इन इफेक्ट लाना। और वो कोई एक छोटी बात वहां पे भी नहीं हो रही, जो एक जो टॉक्स उनकी होंगी उसके अंदर उस मसले का हल भी फॉर द गुड जो है वो उम्मीद की जाती है कि एक दफा आएगा। उसके अंदर हिजबुल्लाह ने भी जो है वो अपनी आमादगी जाहिर की है इस शर्त के ऊपर कि अगर इसराइल जो है वो अपने जारियत से जो है वो बाज रहे। तो जो चीजें हैं वो पाकिस्तान ना सिर्फ जो है वो अपने रीजन के लिए कर रहा है, बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए जो है वो कर रहा है। ईरान की जो है मेन एक ख्वाहिश थी या एक मेन पॉइंट था इस सारे एग्रीमेंट के होने के लिए कि जो लबनान के अंदर जो है वो एक सीज फायर हो, तो पाकिस्तान ने वो अचीव कराया है। आई थिंक सो जो इनरिचमेंट और स्टेट ऑफ हॉर्मस की आज हमने जो है खबर प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट से सुनी और उसके बाद जो है उनकी पुरसताइश कलामात चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और पीएम के लिए सुने, तो आई थिंक सो उसके अंदर बड़ा किरदार जो है वो सईद आसिम मुनीर ने अदा किया है। आई होप सो कि इन द नेक्स्ट 48 घंटे से 72 घंटे के अंदर हम देखेंगे कि ऑल आइज विल बी ऑन इस्लामाबाद अगेन। बिल्कुल ठीक आपने, और इस्लामाबाद के ऊपर सबकी नज़रें होंगी। और तो इस्लामाबाद का ही रुख करते हैं। मुनव्वर हुसैन फव्वड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर आलमी अमूर के, और इस ईरान और अमेरिका की कशीदगी के दौरान थ्रू आउट हमारे साथ रहे वो। फव्वड़ साहब किस तरह देखते हैं, एक तो तेहरान, वाशिंगटन, फिर इस्लामाबाद, तीनों का सिंक होना, और फिर इस तरह से सिंक होना कि आज सबसे बड़ी खबर बनकर उभरा है ये इस्लामाबाद है। किस तरह देखते हैं सफ़र, सही मानूं में पाकिस्तान की आलमी सतह पे और सफारती सतह पे जब हम कामयाबियों की बात करते हैं तो उसका आगाज़ अब हो रहा है, इसको संभाल कर आगे कैसे, प्रोपेगेंडा वार से कैसे बचाया जा सकता है, वे फॉरवर्ड क्या होगा? मैं डायरेक्टली इस पे जानना चाह रहा हूँ, चूँकि आपके हम सेमिनार भी सुनते हैं, वेबिनार्स भी, और आप ज़रा बड़ा वोकल हैं इसके ऊपर, बात भी करते हैं लॉबिंग में भी और चाहे इंटरनेशनल फोरम्स हों। सो पाकिस्तान को अब ये आगे कैसे लेके चलना है इस लेगेसी को जो ये हमने बिल्ड की है? पहले तो आपको सलाम, आपके मेहमानों को सलाम और आपकी टीम को, देखने वालों को भी सलाम। देखिए, ये पाकिस्तान के लिए इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी कामयाबी है, लेकिन कामयाबी के पीछे पाकिस्तान ने बहुत शदीद पेन भी लिया है। यानी अभी देखिए कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब जो ईरान के अंदर मौजूद रहे, 2 रातों तक कई मैराथन्स किए हैं नेगोशिएशंस के, और कन्विंस करते रहे। बिकॉज ईरान के अंदर ये एक नैरेटिव पाया जाता था कि हमारे सुप्रीम लीडर, हमारे बच्चे, हमारे एसेट्स सबको टारगेट किया इजराइल ने और अमेरिका ने, तो हमें अब फुल फ्लेज वॉर चाहिए, और या तो मुकम्मल फतह हासिल करेंगे या फिर शहीद हो जाएंगे। उन वहां पे जाके उस नैरेटिव के बरखिलाफ उनको कन्विंस करना कि नहीं, ये सबके फेवर में, आपके मफाद में भी किस तरह से है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसके पीछे जो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का तजर्बा है, चूंकि वो डिफेंस अटाची रहे सऊदी अरब के अंदर, चूंकि उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसी को हेड किया हुआ है, फिर आर्मी चीफ भी रहे और अब डिफेंस फोर्सेस के चीफ हैं, तो लिहाजा, और फिर उनके जो कोर्सेज हैं, ट्रेनिंग है, जिसमें स्टेट क्राफ्ट कोर्स जो है उसके अंदर उनके हाईएस्ट मार्क्स हैं, और फिर वो सोर्ड ऑफ ऑनर को भी उन्होंने वन किया हुआ है, और फिर मुख्तलिफ जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं मलेशिया और जापान के, वहां पे उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की हुई है। तो इसके पीछे ये भी बैकग्राउंड है, इसलिए 2026 में वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी बन के उभरे हैं और सेंट्रल पोजीशन के ऊपर है ये जो पीस एग्रीमेंट हो रहा है। फिर जो प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, उनकी भी तवक्को तो है बहुत ज्यादा, जिस तरह उनके विजिट्स हैं, और आपको याद होगा फॉरेन मिनिस्टर साहब के तो शोल्डर में हेयर लाइन फ्रैक्चर भी आ गया था, इवन देन वो मास्को चले गए, बीजिंग चले गए थे, ताकि उनको ऑन बोर्ड ले सकें जो भी डेवलपमेंट क्वाड की मीटिंग में हुई है या ईरान अमेरिका ये एग्रीमेंट के हवाले से जो प्रोग्रेस हुई है। बहरहाल ये फील्ड मार्शल साहब की जो सलाहियतें हैं उसके बायस आप देखते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी ट्रस्ट कर रहे हैं, सदर पिज़ेशियां भी ट्रस्ट कर रहे हैं, मोहम्मद बाकिर गालिबाफ भी तारीफ करते हैं, अब्बास इराची भी तारीफ करते हैं, और प्रिंस अब्दुल्ला मोहम्मद बिन सलमान जो है वो भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं, और ट्रस्ट है। सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रस्ट है। अब इसको जो चैलेंज है पाकिस्तान की सफारतकारी को, इनफैक्ट इसराइल और इंडिया जो है उनका प्रोपेगेंडा और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और कोई वो वजह नहीं छोड़ेंगे और कोई कोना नहीं छोड़ेंगे ताकि इसको डिस्टेबलाइज करें। हमें याद है कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक था वो भी तकरीबन इस नैच पे आ गया था कि एग्रीमेंट हो जाता,
लेकिन फिर आपने नेतन्याहू की वो स्टेटमेंट सुनी कि जैसे वाइस प्रेसिडेंट जेडी पेंस साहब तैयारी में सवार हुए, सबसे पहले उन्होंने फोन कॉल करके उनको रिपोर्ट किया। इसका मतलब उसको डीरेल करने में इजराइल का हाथ है। तो अब भी वो कोई ना कोई कहां ना कहां हमला करेगा। इस वक्त तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन्हें स्नब किया है, शटअप कॉल दी है लेबनान के ऊपर और सीज फायर करवा दिया है। एन मुमकिन है कि इजराइल एक नया फ्रंट वॉर का खोले, चाहे वो गजा में खोले या सीरिया में खोले और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आए तुर्की के साथ। वो कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरीके से अमेरिका को दोबारा इस वॉर में ड्रैग करे, बिकॉज नेतन्याहू का जो पॉलिटिकल कैरियर है वॉर्स के खत्म होने से एंड हो जाता है। करप्शन केसेस साबित है, वो जेल में जाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है। अभी थोड़ी देर पहले सीनियर स्टेट ऑफिशियल थे, एम्बेसडर्स भी रहे और मुख्तलिफ नेगोशिएशंस का हिस्सा रहे, पॉल फ्रिज, उनके साथ मेरी गुफ्तगू हो रही थी। उनसे जब मैंने पूछा कि इस वक्त इमीडिएट अमेरिकन इंटरेस्ट क्या है, तो उनका ये कहना था कि इस वक्त इमीडिएट इंटरेस्ट ये है कि अमेरिका इस जंग से बाहर निकले। वो आपने टर्मिनोलॉजी सुनी थी ना, वो ऑफ द रैंप वाली, कि वो चाहिए अमेरिका को। ये ना हो कि ये वर्स्ट तरीन केस हो जाए अमेरिका के लिए और अमेरिकन मोराल और अमेरिकन सॉफ्ट पावर एंड इमेज और जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसकी क्रेडिबिलिटी मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाए। तो अमेरिका इस जंग से किसी भी सूरत में निकलना चाहते हैं, बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो नैरेटिव बनाया था एंटी वॉर नैरेटिव, और उन्होंने कहा था कि हम अपने पैसे लगाते हैं वॉर्स के ऊपर, और यूक्रेन वॉर की मुखालफत की, नेटो से बाहर निकलना, यूनाइटेड नेशन जो कि एक रिविजनिस्ट अप्रोच है उसको भी उससे भी पीछे हटना, उसकी फंडिंग बंद करना, जो क्लाइमेट के ऊपर एग्रीमेंट है उसकी भी फंडिंग बंद करना। अब उसके साथ जब वो मैसिव मिलिट्री एंड इकोनॉमिक सपोर्ट करते हैं इसराइल की इस ईरान वॉर एंड गजा वॉर के अंदर, तो एक किस्म का बड़ा लीथल और बड़ा पॉइजनिक किस्म की कॉम्बिनेशन बनती है। तो जो अमेरिका में इस वक्त जो न्यू जनरेशन है मेजॉरिटी के अंदर, वो एंटी इजराइल है, बिकॉज ऑफ द टिकटॉक, बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद जो नैरेटिव बनाया, और बिकॉज उनके पास जो अवेयरनेस है वो बिल्कुल एग्री नहीं करते अपने सीनियर्स और अपने पहली जनरेशन के साथ। हमने इसमें भी देखा कि किस तरह उनको इस वहाँ पे रिटेलिएट किया अवाम ने, और वो सड़कों पे नजर आए हमें। सो ये नैरेटिव तो आप उनका नहीं बिकने वाला वहाँ पे। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह अभी पवार साहब भी बात कर रहे थे, उससे पहले हाशमी साहब ने भी जिक्र किया, आप किस तरह देखते हैं, अगर जो कि भारत कोशिश करता है और हमेशा से करता है, बड़ा चालाक और मकार दुश्मन है हमारा ये, तो इसको पहले भी मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद अफगानिस्तान वाला मामला हुआ, पाकिस्तान ने उसमें उसको भी शिकस्त दी, इधर अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया और ईरान ने साबित किया, जिस ईरान को वो पत्थर के ज़माने में धकेलने की कोशिश कर रहे थे, तहजीब को नेस्तो नाबूद करने की बातें कर रहे थे, उनके साथ उनकी टर्म्स पे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। किस तरह देखते हैं ये बड़ी कामयाबियां हैं? ज़ाहिर है उसमें पाकिस्तान का किरदार अहम है, और पाकिस्तान ने बताया और फिर ईरान ने भी बताया कि मुस्लिम उम्मा को कि आप कैसे चिन अप करके ज़िंदगी जी सकते हैं, और जो एक इस्लाम का तौर तरीका भी है। सो अगर इस तरह की कोई कोशिश इजराइल दोबारा से करेगा, जिस तरह पवार साहब भी कह रहे हैं कि वो तुर्की के साथ कोई अटैक करने की कोशिश करे, आप समझते हैं या गजा पे अगेन इस तरह का कोई मामला बनता है तो अगेन उनको यही शिकस्त होगी और अब उम्मा भी इकट्ठी होगी और एक ज़बरदस्त रिएक्शन आएगा? जनरल साहब देखिए जी, इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ दो ममालिक ऐसे हैं जो इस पीस टॉक से, पीस के प्रोसेस से कतई खुश नहीं है। एक है इसराइल और एक हिंदुस्तान। दोनों का आपस में गठजोड़ भी है। जंग शुरू होने से 3 दिन पहले मोदी ऐसे नहीं मुंह उठा के तल अवीव चला गया था। तो इन दोनों को तो सीरियस इश्यूज हैं। जब तक नेतन्याहू या इसराइल मौजूद है उस वक्त तक हम तो ये कभी भी नहीं कह सकते कि मिडल ईस्ट में पीस आ जाएगा। रूट कॉज टू एवरी प्रॉब्लम इन मिडल ईस्ट और इवन दुनिया के अमन में ये इसराइल है और जनूबी एशिया में हिंदुस्तान है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं भी हमेशा ये कहता हूँ कि इन्होंने हर वक्त कोशिश करनी है। अभी देखें ना, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको हिंदुस्तान सारी उम्र कहता रहा ये रोग स्टेट है, ये रोग आर्मी है, ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये टेररिज्म जो है ना एक्सपोर्ट करते हैं, ये इंतहा पसंद है। इस तरह के इल्जाम लगा के भी वही मुल्क दुनिया में ड्राइविंग सीट में पीस ब्रोकर के तौर पर दुनिया में उभर के सामने आया। इस वक्त हर तरफ पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है।
कैसे उनको ये सारी की सारी चीजें हजम होगी। इसराइल को भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को कहा है कि अपने लेबनान पे हमला नहीं करना मजीद, तो जाहिर है वो पीस टॉक में पाकिस्तान और ईरान का एक पॉइंट था, तो डोनाल्ड ट्रंप को कहना पड़ा। अब इससे पहले तो उसने कभी नहीं कहा। तो इन्होंने दोनों ने, और हिंदुस्तान ने बिलखुसूस, जो कि हमारा हमसाया भी है बदकिस्मती से, उन्होंने पाकिस्तान की इस कामयाबी को डाउन प्ले करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब इंशाल्लाह एग्रीमेंट हो जाएगा उसके बाद पाकिस्तान का एक नया सफर शुरू होगा, और वो सफर होगा अपने इस स्ट्रेचर को इस्तेमाल करते हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि मिलिटरीली हमने प्रूव कर लिया, हमने डिप्लोमेटिकली प्रूव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ताकि जितने ये फ्रूट्स हैं, जितनी ये इवेंचुअलिटीज हैं, इनमें से जो भी अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं, उनका हमने इस्तेमाल करना है बेस्ट अपने हक में। और हमारी लीडरशिप केपेबल है। इन्होंने 2 फील्ड में तो साबित की है, तो तीसरे में भी इंशाल्लाह ये करके दिखाएंगे। तो हिंदुस्तान को तो कभी ये बात हजम नहीं हो सकती, इसलिए हिंदुस्तान ने इसको डाउन प्ले करने की कोशिश करनी है। अकेला करे, इसराइल के कनामे से करे, उसके लिए ये हरकतें, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दिया को, ताकि पाकिस्तान इस तरफ इमराइल रहे। अफगानिस्तान के जरिए मजीद दहशतगर्दी को पाकिस्तान में बढ़ावा दे के हो सकता है, क्योंकि जाहिर है उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना। टोटल इररेलेवेंट हुए इंडियन इस वक्त, उनको कुछ समझ नहीं आ रही। डोमेस्टिकली उनके अपोजिशन को आड़े हाथों ले रही है, और उनको इस वक्त कॉर्नर्ड है। आपने कभी उनका कहीं पर नाम भी नहीं सुना होगा, इसलिए उनको इस सिचुएशन से निकलने के, दुनिया में अपनी हेडलाइन बनाने के लिए अब एक ही बात रह गई है, कोई ऐसी को हरकत करे। लेकिन इंशाल्लाह उसमें तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि हम भी फुली प्रिपेयर्ड है। ये नहीं कि हमें किन चीजों का पता नहीं है, अगर वो ये चीजें सोच रहे हैं तो हमें भी इन चीजों का पता तो, है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब वो हमेशा एक्सपोज ही हुए हैं, और जो उन्होंने कोशिशें की उनको मुंह की खानी पड़ी। और वो उन्होंने तो लाहौर में भी पूरी हमारी नेवी को तबाह करके रख दिया था, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, इतनी ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं वो। हसन हाशमी साहब, जिस तरह अभी ब्रिगेडियर साहब भी फरमा रहे थे, उससे पहले पवन साहब ने भी कहा, प्रोपेगेंडा वार से, फेक न्यूज़ से हमने इन मुज़ाकरात को, और फिर ज़ाहिर अब तो ये एग्रीमेंट हो जाएगा अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद जो एक लॉबिंग होती है और फॉरेन पॉलिसी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हो गई, इसको बचाना कैसे है? इंटरनेशनल फोरम्स को कैसे इंगेज किया जा सकता है ताकि मज़ीद पाकिस्तान कामयाबियाँ समेट सके? और पाकिस्तान का जो एक सॉफ्ट इमेज बिल्ड हुआ है, ये पिछली 3 दहाइयों की कुर्बानियों का नतीजा है। तो आज ये इतना ज़बरदस्त मोमेंटम बना है, इस मोमेंटम को हम कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल सफीर, मैं इसके ऊपर कमेंट करने से पहले जो है वो लास्ट आपका जो क्वेश्चन आपका ब्रिगेडियर साहब था, उसके ऊपर ऐड ऑन करूंगा कि मैं लास्ट 3 से 4 दिन के अंदर कपल ऑफ शोज जो है मीडिया के, उसके अंदर मैं गया हूँ, उनके एबीपी न्यूज़ के ऊपर, CNBC के ऊपर, एंड मैंने उनको वहाँ पे बताने की कोशिश की है कि ये जो जंग है, इससे जो उनका अपना नुकसान इकोनॉमिकली हो रहा है, वो उनका GDP का अगर 1% भी शेव होता है तो वहाँ पे उनको $45 बिलियन जो है वो कम आता है। जो उनके डिफेंस का आधा बजट है, और उनकी जो सेहत का जो बजट है वो 4 टाइम उससे पूरा होता है। तो मैंने उनको वहाँ पे जो उनका आईना है वो उनको दिखाने की कोशिश की है कि आप इस जंग की खत्म ना होने की दुआएं तो कर रहे हैं, लेकिन इस जंग से जो असर है वो सबसे ज्यादा आपको और आपकी आवाम को होगा। 2500 हिंदुस्तानी रुपया पर कैपिटा आपके हर शख्स का जो है वो सालाना कम होता है। तो आई थिंक सो जो है वो जो मीडिया है उनका वो अपना राब्ता है, लेकिन जो आम इंसान है उसके लिए वहां पे वो बड़ी परेशानी आनी थी, तो उनको पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए। जहां तक बात है कि जो आपने बड़ी अच्छी बात की है पाकिस्तान को इसको कैरी फॉरवर्ड करना और एंगेजमेंट, आई थिंक सो पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान ने जो अभी जो करंटली डिप्लोमेटिक जो कामयाबी हासिल की है, ये वैसे तो जो है वो हिस्ट्री बुक्स के अंदर जो है वो पढ़ाई जाएगी, डिप्लोमेसी के लेसन्स के अंदर जो है वो इसको सिखाया जाएगा। पाकिस्तान आई थिंक सो इसके बाद जो करना है पाकिस्तान को, ये जो एक नया रोल पाकिस्तान को जो मिला है, एक जो नया किरदार मिला है इस रीजन के लिए, वो पाकिस्तान को कैरी ऑन करना पड़ेगा। और आई थिंक सो बड़ी ज़बरदस्त टीम जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी है ऑलरेडी। आपके जो है वो सऊदीया के साथ बहुत अच्छी इंगेजमेंट जारी है, कतर के साथ जारी है, टर्की के साथ जारी है। आज सदर तैयब अर्दगान ने अंतालिया डिप्लोमेटिक फोरम के अंदर शहबाज शरीफ साहब की बहुत ज़्यादा तारीफ की है कि मेरे भाई ने जो है वो ये सीज फायर कराया है, जो एक दरमियान में जिनके साथ अभी हमारे ताल्लुकात को थोड़ा सा आई थिंक सो जो बैक
उसके ऊपर बेंच के ऊपर गए हैं वो है यूएई। तो आई थिंक सो पाकिस्तान को फौरी जो है वो जैसे ही हम इस मुआहदे से निकलते हैं उनको भी दोबारा एंगेज करना है। हमारे बहुत स्ट्रेटेजिक अलायंस है उनके साथ भी और हमारे ताल्लुकात हैं। जी। तो आई थिंक सो हमने अगर वो भी कर लिया और जैसे कि अफगानिस्तान में चाइना की मीडिएशन से हमारे अफगानिस्तान के साथ भी जो है वो मुज़ाकरात हुए हैं, अगर हम ये सारी चीज़ों को मुज़ाकरात से हल करके और हमारा फोकस अब अगर हमारी इकॉनमी को बेहतर करने के ऊपर आ गया तो एज सून एज जब हम इकॉनमी तौर के ऊपर जो है वो बेहतर होंगे, डिप्लोमेटिक हमारी जो एक करिश्मा है और एक जो हमारी जो प्रोफाइल है वो इतनी बिल्डअप हो चुकी है कि दुनिया हर मसले के लिए इस रीजन के अंदर हमेशा पाकिस्तान को ही अब देखेगी। बिल्कुल ठीक है आपने। मुनव्वर साहब, आप किस तरह देखते हैं? एक तो ये कि चूँकि माहिदा जो है वो फाइनल पोजीशन की तरफ जा रहा है और एग्रीमेंट शायद पहले राउंड में ही हो जाता, अब दूसरे राउंड की ज़रूरत ही ना पड़ती, लेकिन जिस तरह आपने इजराइल का जिक्र किया, नेतन्याहू की का प्रेशर था और ज़ाहिर है ये प्रेशर था इसीलिए ये जंग भी इतनी लंबी हुई, अदरवाइज़ शायद ये पहले ही ट्रंप ने जो ऐलान करना था उसी में वो ऐलान कर देते जंग के खात्मे का। अब इस्लामाबाद की क्या पोजीशन है? आपको लगता है जो तैयारियां बज़ाहिर रिपोर्ट्स हो रही हैं वहाँ से कि शायद जिस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का विज़िट मुमकिन तौर पे हो सकता है, आपके पास क्या इंसाइट्स हैं? और अगर ये होता है तो ये कितनी बड़ी कामयाबी होगी? ऑलरेडी हम ज़ाहिर ये बेंचमार्क सेट कर चुके हैं, बट अगर ट्रंप आते हैं और इसको विटनेस करते हैं तो ये आलमी दुनिया में क्या पैगाम देगा? देखिए, बहुत सारी वजूहात हैं जो इस बात करा दे रही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब तशरीफ ला रहे हैं और की जो पर्सनालिटीज हैं, सऊदी अरब हो गया, तुर्की हो गया, मिस्र हो गया, कतर हो गया और इवन यूनाइटेड नेशन से सेक्रेटरी जनरल साहब हो गए। इवन यूरोप से ऐन मुमकिन है कि फ्रांस से, बरतानिया से प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट मैक्रोन को मंगवाया जाए। पहली निशानी तो यह है कि जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, आपने भी इशारा दिया, यानी कल से लेकर बहुत सारी पोजीशंस के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जगहें संभाल ली थी और लारी अड्डे जितने भी हैं वो इस्लामाबाद पिंडी के बंद कर दिए गए। दूसरे जो इम्पोर्टेंट इसकी तरफ इशारा मिलता है वो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की खुद की बहुत सारी ट्वीट्स हैं और उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं जिसके अंदर वो कहते हैं कि अगर एग्रीमेंट होगा तो मैं बहुत सारे चांसेस हैं कि मैं वहां पे चला जाऊं। फिर आपको याद होगा कि जो अमेरिकन जर्नलिस्ट इन्होंने तलत हुसैन के प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले ब्रेक की थी न्यूज, जिसके अंदर ये उन्होंने बताया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको खुद कॉल करके कहा था कि आप रुक जाएं, कुछ बड़ा होने जा रहा है। और चौथा आर्गुमेंट ये है मेरा कि चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त लोएस्ट ऐप पे खड़े हुए हैं एज फार एज इट्स पॉपुलैरिटी इज कंसर्न, एप्स्टीन फाइल के ऊपर -60 पे खड़े हुए हैं, ईरान जंग के ऊपर -40 के ऊपर खड़े हुए हैं, वैसे ओवरऑल उनकी पॉपुलैरिटी लेस देन 17% है। तो उन्हें एक इस तरह का एक इवेंट चाहिए जिसमें दोबारा वो पॉपुलैरिटी गेन करें, बिकॉज मिड टर्म इलेक्शंस बहुत करीब हैं और फिर जो अपने दोस्तों को, करीबी लोगों को अगर वो लाना चाहते हैं कांग्रेस के अंदर और सेनेट के अंदर, रिप्रेजेंटेटिव हाउस के अंदर अपनी मेजॉरिटी रखना चाहते हैं, तो उनको ये चीजें बेहतर करनी होगी। अदरवाइज जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं इस वक्त गवर्नमेंट को चलाने के लिए, उस हवाले से जितने बिल्स हैं वो पास नहीं हो पाएंगे। लेकिन क्या ये आर्गूमेंट भी, चूंकि 4 आर्गूमेंट आपने भी दिए, तो एक मैं ऐड ऑन कर दूं कि जेडी वेंस ही शायद ये एग्रीमेंट करके साइन करके चले जाते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि इसको थोड़ा सा इंगेज किया जाए, थोड़ा सा इस मीडिया हाइप क्रिएट की जाए और उसके बाद वो इसको खुद आके विटनेस करें। अगेन ज़ाहिर है उनको इस चीज़ का फ़ायदा होगा अपनी आने वाले इंतखाबात के लिए भी, और ज़ाहिर है वो एक कैंपेन सेट कर सकें। सो आपको लगता है कि ये एलिमेंट भी था? बिल्कुल इसी तरह है, फाइनेंशियल मार्केट्स को भी उनकी स्टेटमेंट ड्राइव्स करती है और फिर वो थोड़े से सेल्फिश भी है ना, हमेशा मैं की बातें तो करते हैं वो। उन्होंने कहा था ना कि अगर जीत गया तो क्रेडिट मेरा है। जी 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 हाँ। तो ये भी आंसर है। और फिर लास्ट जो पॉइंट है वो बीजिंग ने भी डिमांड की थी कि आप 14 मई से आने से पहले आप इस मामले को टैकल करके आए, बेहतर बना के आए, अदरवाइज फिर ये मामला सर फहरिस्त रहेगा एजेंडा के ऊपर। और फिर इसी वजह से उन्होंने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि वो किम जॉन के साथ उनकी मुलाकात को अरेंज करें। तो वो चाहते हैं कि एक ऐसा इवेंट हो या के बाद दीगरे जिससे उनका जो ग्राफ नीचे गिरा है वो दोबारा ऊपर उठ जाए। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, चूँकि अगर तो डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो जिस तरह आपने बताया दिगर ममालिक के जो वज़राए आज़म हैं या सदूर हैं वो भी आ सकते हैं। सो अगर वो आते हैं तो ज़ाहिर जो सिक्योरिटी इस वक्त तक की है, सरीना होटल में भी कुछ लोगों से हमारी बात हुई तो बज़ाहिर तो लग रहा है कि ऑल सेट। फिर चीफ का जिस तरह के विज़िट्स रहे, प्राइम मिनिस्टर के विज़िट रहे, तो आप समझते हैं कि अगर ये ग्राउंड सेट हो जाता है और ये एक प्रीवियस जितने भी पीस एग्रीमेंट्स हुए हैं, हमने दोहा टॉक्स की बात की,
उसको उस वक्त के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा इवेंट था। सो आप इसको नंबर दे सकते हैं कि ये अब तक के जितने भी, चाहे जनेवा का हो या हो ये दोहा टॉक्स हों, ये सबसे बड़ा इवेंट होगा? जी, ये तो मेरे ख्याल में डील ऑफ द सेंचुरी कहलाएगा ना। 47 इयर्स की एंटागोनिज्म जो है वो खत्म हो जाएगी और ईरान हमेशा रिविजनिस्ट बन के उभरा है इस पूरे सिस्टम में जो स्ट्रक्चर अमेरिका ने कायम किया मिडिल ईस्ट के अंदर, और बल्कि इसके डोमिनो इफेक्ट आप देख रहे हैं कि फार ईस्ट एशिया, यूरोप और इवन साउथ अमेरिका तक भी जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़े रिविजनिस्ट नेचर के हैं। जिस तरह से उन्होंने अपना कायम करदा जो अमेरिका का स्ट्रक्चर है उसको रैप अप जिस तरह से किया है, तो और फिर किम जॉन का भी इस तरह का रिविजनिस्ट बिहेवियर है, और फिर जरा प्रेसिडेंट प्यूटन भी इसी नेचर के मोरालेस नजर आते हैं। तो यहाँ पे आपको जरा हम आंगी भी नजर आती है। तो मेरा ख्याल ये बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशन जिस तरह से क्रिएट हुआ था और एक नए सिस्टम का आगाज हुआ था, इस दफा भी मुझे लगता है ये इतना बड़ा इवेंट है जिसके आने वाले दिनों के अंदर आप असरात देखेंगे। आने वाले दिनों के अंदर ये असरात नज़र आएंगे। इतना बड़ा इवेंट होगा और ये इवेंट नई गेम सेट करेगा, नए प्लेयर्स इसके बनकर उभरेंगे और उभर भी चुके हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और अपफ्रंट की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।